हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है लेखन कला और शहरी जीवन। इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न इस तरह से है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे? उत्तर इस तरह से होगा, शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती से इतनी उपज होती हो कि वह शहर में रहने वाले लोगों का पेट भरने में समर्थ हो सके। शहर में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः जहां शहर का विकास होता है वहां की जमीन का प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसी जमीन ही अधिक से अधिक लोगों को खाद्य प्रदान करने में समर्थ हो सकती है। लेकिन केवल प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही शहरीकरण के कारण कदापि नहीं हो सकते। शहरीकरण के अन्य कारक भी हैं, जैसे उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था इत्यादि। इन कारकों ने भी शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में उद्योगों का विकास शहरीकरण की एक अति आवश्यक शर्त थी। उद्योग मात्र शहरों में रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा करते, अपितु विभिन्न प्रकार के मजदूरों एवं कारीगरों को आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। वास्तव में नगर जीवन और लोगों को एक साथ एक स्थान पर बसना तभी संभव है जब विशाल संख्या में लोग अलग अलग गैर खाद्यान्न उत्पादक कार्यों में लगे हों। उन्नत व्यापार शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाले मालों को गांवों तक पहुंचाया जाता है और गांवों से कच्चा माल तथा खाद्यान्न शहरों में पहुंचता है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा और रांगा, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की ईरान से आयात कराते थे। इसके स्थान पर मेसोपोटामिया से कपड़ा तथा कृषि के संबंधी उत्पादन अन्य देशों को निर्यात किया जाते थे। शहरी विकास के लिए लेखन कला की एक अहम भूमिका रही है। इसका कारण यह है कि हिसाब किताब की व्यवस्था के बिना व्यापार के किसी भी प्रकार की प्रगति संभव नहीं है। निसंदेह लेखन कला के विकास ने मेसोपोटामिया में नगरों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। लेखन कला के साथ साथ शहरीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी अति आवश्यक है। व्यापार की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना कुशल प्रशासन द्वारा ही संभव है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि कांस्य युग में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन मुख्य रूप से शासक वर्ग और मंदिरों पर ही निर्भर होते थे। प्रशासन वर्ग केवल कानून और व्यवस्था का संचालन नहीं करते थे, अपितु श्रम विभाजन को भी नियंत्रित करते थे। निसंदेह श्रम विभाजन ने ही शहरीकरण की गति को बल दिया। नगरीय जीवन और लोगों को एक स्थान पर बसना तभी संभव हो पाता है जब अनेक लोग विभिन्न प्रकार के गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगारों, उदाहरण के लिए धातु कर्म, मुहर, नक्काशी और प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हुए लोग। ऐसी स्थिति में शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना नितांत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शहर के निर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल किसी एक स्थान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से एक ही व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण में कुशल नहीं हो सकता। यही कारण है कि औद्योगिकरण, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का पालन अति आवश्यक है। कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरीकरण के लिए अति आवश्यक होती है। परिवहन व्यवस्था अच्छी होने पर गांवों से पर्याप्त मात्रा में अनाज शहरों में भेजा जा सकता है और शहरों से तैयार की गई वस्तुओं को गांवों में पहुंचाया जा सकता है। मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल संसाधन छोटी बड़ी बस्तियों के लिए परिवहन के अच्छे साधन थे। यही कारण है कि उन दिनों फरात नदी व्यापार के विश्व मार्ग को कार्य करती थी, विश्व में बहुत फेमस थी। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता, खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर के साथ साथ अनेक अन्य कारण भी उत्तरदायी थे। पाठ का प्रश्न 2 इस तरह से है, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिसकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ, और निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई? कुछ इस तरह से है, क अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, ग धातु और पत्थर की कमी, श्रम विभाजन,
मुद्राओं का उपयोग, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। उत्तर इस तरह से है, काष्ठकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के निवास का स्थान होते थे और इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु भी थे। यही कारण है कि शहर गांव के अपेक्षा अधिक घने और बड़े क्षेत्र में बसे हुए होते थे। प्रारंभिक शहरीकरण की आवश्यक दशाएं क है अत्यंत उत्पादक खेती। निसंदेह अत्यंत उत्पादक खेती प्रारंभिक शहरीकरण की अत्यंत आवश्यक दशा है। यह निर्विवादित है कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती में इतनी उपज होती हो कि वह शहर में रहने वाले लोगों का पेट भरने में सक्षम हो सके। शहरों में लोग घनी बस्तियों में रहते थे, अतः कहा जा सकता है कि जिस प्रकार शहर का विकास होता है उसी स्थान पर जमीन की प्राकृतिक स्वरूप उपजाऊ होना अति आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया का शहर के रूप में विकास होना इसका प्रमाण है। ख जल परिवहन। जल परिवहन भी शहरीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक, खेती से कम आवश्यक दशा नहीं थी। प्रारंभिक काल में बोझा ढोने के लिए पशुओं के पीठ पर लाद कर व बैलगाड़ी में भरकर शहरों में कृषि उत्पाद को ले जाना सरल नहीं था। इन माध्यमों से परिवहन में अत्यधिक समय लगता था। इनके अपेक्षाकृत काष्ठकालीन सभ्यताओं में जल परिवहन खाद्य एवं अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक सरल एवं सस्ता सुरक्षित साधन था। खदान व अन्य सामान से भरी हुई नौकाएं नदी के धारा के साथ चलती थी, परिणामतः उन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता था। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधन के रूप में कार्य करती थी। यही कारण था कि जल परिवहन मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। ग धातु और पत्थर की कमी। धातु और पत्थर की कमी ने भी मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण को बल दिया। निसंदेह उन्नत व्यापार की अवस्था शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाले माल गांवों तक पहुंचता है और गांवों का कच्चा माल, खाद्य पदार्थ शहरों में आता है। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों की दृष्टि से संपन्न थी, किंतु वहां खनिज पदार्थों की कमी थी। दक्षिण मेसोपोटामिया के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण आदि बनाने के लिए अच्छे पत्थरों तथा गाड़ियों के पहिए अथवा नावों के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था। इसी तरह से औजार, बर्तन, आभूषण बनाने के लिए भी अच्छी धातु उपलब्ध नहीं थी, अतः ये वस्तुएं व्यापार के द्वारा ही प्राप्त की जाती थी। इसके साथ ही मेसोपोटामिया से कपड़ा और कृषि संबंधी उत्पादों को अन्य देशों के लिए निर्यात किया जाता था। मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की और ईरान से तथा खाड़ी देशों से आयात किए जाते थे। शहर के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न दशाएं। पहला है मुद्राओं का प्रयोग। शहरीकरण के विकास के कारण मुद्राओं के प्रचलन को बल मिला। निसंदेह मुद्राओं के प्रचलन ने साहूकारों और विभिन्न व्यवसायियों, व्यापार तथा सरकार के काम को सरल बना दिया। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में शहरों का लेन देन अव्यक्तिगत के रूप में होता था। जिन लोगों से लेन देन होता था वे सामान्यतः एक दूसरे से अपरिचित होते थे, अतः संदेशों, दस्तावेजों और सामान के गट्टरों को भेजते समय मुहर लगाना अनिवार्य समझा जाता था। श्रम विभाजन। नगर जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव होता है जब अनेक लोग विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न उत्पादों को रोजगारों जैसे धातु, कर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हों। शहर के निर्माताओं को अपने अपने उद्योग के लिए ईंधन, धातु, अनेक प्रकार के पत्थर की आवश्यकता होती है। इन चीजों को केवल एक स्थान से प्राप्त करना संभव नहीं था। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सही प्रकार की वस्तुओं को निर्माण करने में कुशल भी नहीं हो सकता। परिणामतः औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः शहरीकरण की प्रक्रिया से श्रम विभाजन को भी बल मिलता है। राजाओं की सैन्य शक्ति। राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। शहरीकरण की प्रक्रिया ने राजाओं की सैन्य शक्ति की आधारशिला रखी। हम जानते हैं कि शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा व्यापारिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। व्यापार के विकास के लिए शांति और सुरक्षा अति आवश्यक है।
जो कि किसी शक्तिशाली केंद्र द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। परिणामतः शहरीकरण के साथ साथ कानून व्यवस्था की देखभाल तथा श्रम विभाजन पर नियंत्रण अति आवश्यक हो गया। इसके फलस्वरूप राजा की सैन्य शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। उदाहरण के लिए यदि मेसोपोटामिया को शहरीकरण हुआ तो वहां एक कुशल और शक्तिशाली केंद्र शासक का भी उदय हुआ। प्रश्न 3 इस तरह से है, क्या यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? उत्तर इस तरह से होगा, मेसोपोटामिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि इसके पश्चिमी मरुस्थल से यायावार समूहों के कई झुंड इसके उपजाऊ एवं संपन्न मुख्य भूमि प्रदेश पर आते थे। ये पशुचारक गर्मी के मौसम में अपनी भेड़ बकरियों को इस उपजाऊ क्षेत्र के लिए बोए हुए खेतों में ले जाते थे। अनेक बार ये यायावार समूह गडेरिया, फसल काटने वाले मजदूर अथवा भाड़े के सैनिक के रूप में इस उपजाऊ प्रदेश पे आते थे और अस्थायी रूप से अपना निवास बना लेते थे। ये खानाबदोश अकदी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मेनियन जाति के लोग ही रहते थे। पशुचारक अपने पशु तथा अनेक उत्पादों जैसे पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले अनाज और धातु के औजार लेते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को उपजाऊ बनाती थी, इसलिए यह खाद किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी। किंतु यदा कदा किसानों और पशुचारक अथवा गडेरियों के बीच में झगड़े हो जाते थे। प्रायः ऐसा होता था कि पशुचारक अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों के बीच से निकाल कर ले जाते थे। परिणामतः किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी, यहां तक कि कई बार खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती थी। मारे के अभिलेखों से जाहिर होता है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में पशुचारकों के आगमन पर नजर रखी जाती थी। निसंदेह चरवाहे कभी उपयोगी साबित हो सकते थे तो कभी हानिकारक भी। यदि शहरी लोगों के साथ पशुचारकों का संबंध दोस्ताना नहीं होता तो वे आवागमन के प्रमुख रास्तों को हानि पहुंचा सकते थे। इसके अतिरिक्त कभी कभी खानाबदोश पशुचारक लूटमार की गतिविधियों में भी लिप्त होते थे, यहां तक कि वे किसानों के गांवों पर हमला कर देते और उनका इकट्ठा किया हुआ अनाज लूटकर ले जाते थे। उपलब्ध साक्ष्यों से जाहिर होता है कि यायावार पशुचारक घास के मैदानों में अथवा सड़क के किनारे तंबुओं में रहा करते थे। वे प्रायः राजजनी के कार्यों में लिप्त थे। मारी राज्य के कृषक पशुचारक दोनों निवास करते थे। फिर भी मारी नगर के राजा इन पशुचारक समूहों की गतिविधियों के प्रति अधिक सावधान थे। पशुचारकों को राज्य में चलने फिरने की तो अनुमति थी, किंतु उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों व संस्कृतियों के लिए खुली थी। निस्संदेह विभिन्न जातियां तथा समुदायों के लोगों को आपसी मेलजोल से वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। प्रश्न 4 इस तरह से है, आप क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? उत्तर इस तरह से है, सुमेरियाई लोग बहुत देवतावादी थे। प्रत्येक गांव का प्रत्येक शहर का अपना एक देवता होता था। निस्संदेह उनके देवी देवताओं की संख्या विशाल थी और उसमें अधिकांशतः प्रकृति की शक्तियों के प्रतिनिधि थे। उदाहरण के लिए अन्ना प्रेम और युद्ध की देवी थी तथा उर देवता चंद्र देवता था। ये सुमेर के लोकप्रिय देवी देवता थे। इसके अतिरिक्त एनलिन सुमेर में पूजे जाने वाले देवताओं का सर प्रमुख था। इस देवता को मानवता का स्वामी और राजाओं का राजा माना जाता था। विभिन्न देवी देवताओं के निवास के लिए बनाया गया मंदिर उनके घर होते थे। प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण विशेष योजना के आधार पर किया जाता था। मंदिर का केंद्रीय कक्ष देवी देवता के प्रतिमा कक्ष से जुड़ा होता था। इसके अलावा मंदिरों के दोनों तरफ गलियारा होता था, परंतु बाद के काल में मंदिरों का निर्माण घर की योजना के अनुसार होने लगा। इसके अंतर्गत खुले आंगन के चारों ओर अनेक कमरे बनाए जाते थे। देवी देवता की मूर्ति के दर्शन सीधे नहीं हो पाते थे। वहां तक पहुंचने के लिए आंगनों, बाहरी कक्षों और तिरछे अर्छों से गुजरना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सभी मंदिर एक जैसे बने होते थे, अतः वे घर जैसे ही दिखते थे।
इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर मानव जीवन से जुड़ी लगभग सभी गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। इतिहास गवाह है कि सुमेरिया के नगर राज्यों पर ऐसे सरदारों अथवा राजाओं ने शासन किया जो पुरानी थी। संदर्भित काल में राजस्व पुजारियों के कामकाज से जुड़ा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति पुजारी अथवा शासक दोनों रूप में कार्य करता था। इस प्रकार मंदिर पूजा स्थल के साथ साथ प्रमुख पुजारी और शासक का निवास स्थल भी था। इसके अतिरिक्त मंदिर सार्वजनिक जीवन का केंद्र बिंदु था। सार्वजनिक जीवन से संबंधित कार्यों का मार्गदर्शन मंदिर से ही किया जाता था। मंदिर में गोदाम, कारखाने, कारीगरों के बड़े बड़े निवास सम्मिलित थे। मंदिर व्यवस्थापक व्यापारियों की नियुक्ता था, आवंटन और वितरण के लिए लिखित आलेखों के पालक आदि के रूप में भी कार्य करता था। इन्हीं मंदिरों में जादू टोना से बीमारियां ठीक की जाती थी। इसी स्थान पर लिखाई पढ़ाई का कार्य भी होता था। साथ के साथ ज्योतिषी जानने वाले इसे प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार मंदिर धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु होने के कारण आकार और प्रकार और क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से घर जैसा ही होते थे। पांचवा प्रश्न इस तरह से है, शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? आपके विचार से उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर करती थी? उत्तर इस तरह से है, मेसोपोटामिया में कालांतर में अनेक भव्य नगरों का निर्माण हुआ, जिसमें उरुक, लांगांसा, बेबीलोन और मारुई प्रमुख नगर थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप नई नई बस्तियां स्थापित होने लगी थी। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियों ने प्राचीन शहर का रूप धारण कर लिया। इन शहरों की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित विशेषताएं होती थी। मंदिर के चारों तरफ विकसित शहर, पहला। दूसरा है व्यापारिक केंद्रों के आसपास विकसित शहर और तीसरा शाही शहर। मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार लड़ाइयां होती रहती थी। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, जो मुखिया लड़ाई जीतता था वे अपने साथियों को अनुयायियों को लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देता था और पराजित लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे कालांतर में अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। वे इस प्रकार से अपना वर्चस्व बढ़ा लेते थे। युद्ध में विजय होने वाला मुखिया स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे, उनका स्थान दूसरे नेता भी लिया करते थे। कालांतर में इस प्रक्रिया में बदलाव तब आया जब इन नेताओं ने समुदायों के कल्याण की तरफ अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप नई नई संस्थाओं, परिपाटियां स्थापित हो गई। विजेता मुखिया ने मंदिर में देवताओं की मूर्तियों की कीमतें भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया। इससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। एन मार्कर की जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाला विकास के ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने गांव को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। एक अनुमान के अनुसार एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों को 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम में लगे रहना पड़ता था। उपरोक्त आधारों से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च एवं सम्भ्रांत वर्ग भी उत्पन्न हो चुका था और धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा इसी वर्ग के हाथों में केंद्रित था। इसकी पुष्टि उस शहर में राजाओं व रानियों की कब्रों और समाधियों की खुदाई से के दौरान पता चला। जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां और लार्जवर्थ जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजरों आदि से हुई है। कानूनी दस्तावेज, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामले से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार का ही
एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हमें विवाह आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का भी जानकारी मिलती है। विवाह करने की इच्छा की घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता विवाह के लिए अपनी अनुमति सहमति प्रदान करते थे। वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को कुछ उपहार देते थे। विवाह की रस्म आदि के बाद दोनों एक पक्ष दूसरे को कुछ उपहार देते थे और साथ में बैठकर भोजन करते थे। भोजन आदि के बाद मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता के द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में उसका हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, जानवर, खेत आदि पैतृक संपत्ति उसके पुत्रों को मिलते थे। सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था के अभाव में राज्य का कामकाज सुचारू ढंग से चलाना कठिन हो जाता था। अतः मेसोपोटामिया के शासकों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी। ऐसी प्रबंध व्यवस्था के कारण ही उस राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनी रही, जो मेसोपोटामिया के विकास के लिए आवश्यक था।